Hello everyone, welcome to Knowledge of Law. We will discuss to Hindu Marriage Act 1955. आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 13 जो डील करता है डिवोर्स को लेकर। ये एक रेमेडी है जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हिंदूज के लिए है। गाइज, अगर हम इस रेमेडी की बात करें, इस रेमेडी से पहले की बात करते हैं, जो हिंदू मैरिज है उसकी अगर हम बात करें, जो हिंदू मैरिज है अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ इज अ हॉली सैक्रामेंट। उसे एक सैक्रामेंट माना जाता है, हॉली सैक्रामेंट। अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें तो हमारे पास ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं थी जिसके बेस पर दोनों पार्टीज हस्बैंड एंड वाइफ डिवोर्स ले सके। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ तो उसमें पहले ऐसी प्रोविज़न ही नहीं थी कि इसमें हमें कोई भी डिवोर्स वाली चीज़ हो। बट अगर हम बात करते हैं हमारे हिंदू लॉ की, टाइम टू टाइम ऐसे चेंजेस होती हैं, अमेंडमेंट होती हैं, उसमें हमें टाइम के रिगार्डिंग ये रेमेडी प्रोवाइड की जाती है। अब हम नॉर्मली बात करते हैं डिवोर्स की कि डिवोर्स का मीनिंग क्या है। मान लीजिए ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, इनकी मैरिज होगी, उसके बाद इन दोनों में ऐसे कुछ डिस्प्यूट होते हैं कि दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम एक दूसरे के साथ आगे मैरिटल स्टेटस को नहीं कंटिन्यू करना चाहते, एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। ये दोनों पार्टीज डिवोर्स के लिए कोर्ट में जा सकती हैं एंड डिवोर्स ले सकती हैं। डिवोर्स के बाद क्या होगा, ये दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए इनकी कोई भी लाइबिलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं बनती कि एक दूसरे के लिए हमें ये करना है वो करना है, इनकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं बनती। ये दोनों का जो स्टेटस है ये अलग अलग हो जाते हैं और इनका जो स्टेटस है ये सिंगल रह जाते हैं, सिंगल स्टेटस आता है। आई होप आपको डिवोर्स का मीनिंग समझ लग गया होगा। तो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनु के रिगार्डिंग। यहाँ पर मनुस्मृति के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मनुस्मृति में उसने बोला था जो पार्टनर्स हैं, अगर दोनों पार्टनर से किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो मैरिज को एंड माना जाता था अकॉर्डिंग टू मनु। मीनिंग ये है कि जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ की मैरिज होगी तो अगर इनमें से किसी की एक की भी डेथ हो जाती थी तभी ही मैरिज खत्म होती थी। अदरवाइज ऐसा कोई प्रोविज़न, ऐसी कोई रेमेडी नहीं थी कि जो एक बार मैरिज होने के बाद मैरिज को ख़त्म करती थी। आई होप आपको अंडरस्टैंड होगी ये बात। अगर हम बात करें सेक्शन 13 की, जो सेक्शन 13 है उसका क्या मीनिंग है, इसमें जनरल ग्राउंड्स दी गई हैं डिवोर्स के लिए जो अवेलेबल करती हैं बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज के लिए। और इसके बाद जो मैरिज है वो एकदम से ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश लॉ की, इंडियन ब्रिटिश लॉ की। जब इंडिया में ब्रिटिश लॉ था तब एक एक्ट आया था, डिवोर्स एक्ट 1869। इस एक्ट ने क्रिश्चियंस को अलाउ किया था कि वो आपस में एक दूसरे के साथ अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो लोग आपस में जाकर कोर्ट में जाकर डिवोर्स ले सकते हैं। ये चीज़ ये वाला एक्ट ने क्रिश्चियनों को अलाउ किया था। अगर हम 1869 की बात करें तो तब हिंदू लॉ में ये रेमेडी नहीं थी, ये प्रोविज़न नहीं थी कि हिंदू लोग भी जाकर अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ अपनी मैरिज को ख़त्म कर सके। बट टाइम टू टाइम कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो बहुत ही सोसाइटी के लिए बेनिफिट होते हैं। तो जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है इसमें ये रेमेडी दी गई कि अगर दोनों पार्टीज को लगता है कि एक दूसरे के साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनके पास जो रेमेडी है ये वो लोग जाकर डिवोर्स ले सकते हैं। अगर हम डिवोर्स की बात करें तो डिवोर्स को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया, बट अगर इसके मीनिंग की बात करें, इसका मीनिंग यही है, द टर्मिनेशन ऑफ अ मैरिज मीन्स मैरिज का टर्मिनेशन होना मीन्स मैरिज आपकी ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम बात करते हैं एक टेबल की, अब हम बात करते हैं डिवोर्स की। तो गाइस, डिवोर्स को यहाँ पर इस एक्ट के अंदर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। फर्स्ट पार्ट है सेक्शन 13 जो डील करता है डिवोर्स को लेकर, ये इसकी ग्राउंड है, इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेकंड है सेक्शन 13A अल्टरनेटिव रिलीफ इन डिवोर्स, मीन्स डिवोर्स में कुछ अल्टरनेटिव रिलीफ्स हैं जो हमारे मेंशन है सेक्शन 13A, इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 13B
म्यूचुअल कंसेंट का मीनिंग होता है कि दोनों पार्टीज की कंसेंट के साथ, मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की कंसेंट के साथ डिवोर्स मिल जाता है अंडर सेक्शन 13B। गाइज यहाँ पर मैं एक बात बोलूँगी कि चाहे आप जुडिशरी की प्रेपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एडवोकेसी कर रहे हो, चाहे आप अभी लॉ स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ये चीज़ जाननी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइज जब भी हम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो 13B कर एक सेक्शन आता है, यही वाला 13B, तो गाइज ये कोर्ट में आपको इजीली पता चल जाता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टाइम। आपको पता चल जाता है कि 13B बोल क्या रहा है। वहाँ पर आपको नॉर्मली, वहाँ पर क्या होता है कोर्ट में, आपको नॉर्मली पता चल जाता है कि हाँ दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं एंड नॉर्मली वो डिवोर्स के लिए पिटीशन लगाते हैं अंडर द 13B। तो ये दोनों पार्टीज की कंसेंट के साथ होता है। इसमें बहुत कम टाइम में आपको डिवोर्स मिल जाता है। आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 की। गाइस जो हमारा सेक्शन 13 है जो डील करता है डिवोर्स को, इसको भी यहाँ पर इसी सेक्शन में, इसी एक्ट में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम सेक्शन 13 की बात करें, इसमें दो क्लोज दिए गए हैं, सेक्शन 13 क्लोज 1 एंड सेक्शन 13 क्लोज 2। इसके सेक्शन 13 क्लोज 1 के बाद ही एक ये देखना अपने बेयर एक्ट में सेक्शन 13(1)(a) क्लोज दिया गया है, जिसमें हमें प्रोवाइड किया गया है 2 ग्राउंड्स, जो हमने ऑलरेडी वीडियोस को बना चुके हैं। इसीलिए हमने आपको बोला था कि पहले आप उन वीडियो को देख लीजिए, बिकॉज ये वाला जो सेक्शन है ये इंटरकनेक्टेड है पहले वाले सेक्शन के साथ। यहाँ पर हम बात करेंगे रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन मीन्स जुडिशियल सेपरेशन, जो डील करता है अंडर सेक्शन 10 एंड सेक्शन 9 रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स। यहाँ पर भी हम आपको एक बार बता देंगे, बट इन दोनों पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप डिटेल में उन वीडियो को देख सकते हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 क्लोज 1 की। जो सेक्शन 13 क्लोज 1 है, इसमें टोटल 8 ग्राउंड्स हैं। गाइज ईच एंड एवरी ग्राउंड को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम सेक्शन 13 क्लोज B की 2 की बात करें, इसमें हमारी 4 ग्राउंड्स दी गई हैं, जो ओनली बेस है हमारी वाइफ के ऊपर। ओनली ये हमारी वाइफ ही यूज़ कर सकती हैं, वाइफ के लिए है स्पेशल। तो ये वाली है हमारी दोनों बोथ पार्टीज के लिए। तो आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट की। गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं अडल्ट्री की। अडल्ट्री को अगर हम डिफाइन करें, ये होती है वॉलंटरली सेक्सुअल एक्टिविटी आउटसाइड ऑफ मैरिज। मीन्स एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ये है हस्बैंड है, ये है वाइफ। मान लो इन दोनों में से कोई भी पार्टी, हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों में से कोई भी आउटसाइड मीन्स आउटसाइड जाकर किसी अदर पर्सन के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, उसे बोलते हैं अडल्ट्री। तो आई होप आपको अडल्ट्री का मीनिंग भी अंडरस्टैंड हो गया होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं एक केस लॉ की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि जो अडल्ट्री है इज नॉट अ क्राइम। जो अडल्ट्री है अब इसे क्राइम नहीं माना जाता। रिपील्ड सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड। गाइस इंडियन पीनल कोड में जो हमारा सेक्शन था 497, इसे रिपील्ड कर दिया है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के अंडर। इस केस के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने, बिकॉज उन्होंने बोला कि ये एक पर्सनल लिबर्टी है ईच एंड एवरी पर्सन की, दैट इज अ रीजन। बट यहाँ पर हम बात करते हैं अडल्ट्री की। गाइस अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो इसे 497 में इसे रिपील्ड कर दिया, बट अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो इसे एक ग्राउंड माना जाता है अब भी डिवोर्स की। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी। इस ग्राउंड के बेस पर आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो, डिवोर्स की डिक्री आप ले सकते हो। आगे हम बात करते हैं क्रूलिटी। गाइज अगर हम क्रूलिटी की बात करें तो क्रूलिटी को यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल क्रूलिटी एंड इमोशनल अब्यूज़। जो क्रूलिटी है गाइज ये आपको फिजिकल भी हो सकती है एंड आपको इमोशनली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। चाहे आप किसी को अब्यूज़ करते हो, इंजरी करते हो, जो भी एक स्पाउस है किसी दूसरे स्पाउस को,
इंजरी करता है, फिजिकल हार्म करता है, ये भी एक क्रूरलिटी में ही इंक्लूड होता है। गाइज अगर हम क्रूरलिटी की बात करें तो क्या हमारे आईपीसी में ये चीज़ मेंशन है, तो इसका आंसर है यस। क्रूरलिटी इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 ए ऑफ आईपीसी। गाइज हमारी जो क्रूरलिटी है ये 498 ए में भी मेंशन है, ये इसे एक ऑफेंस माना जाता है क्रूरलिटी को। मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है वो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा बिहेव करता है कि उसे बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है और उसे अब्यूज़ करता है ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी डे। जब भी उनके जो भी उनका दिन की शुरुआत होती है वो दोनों एक दूसरे को डिस्प्यूट किसी भी बात को लेकर हो जाता है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, एक दूसरे को ऐसी कुछ बातें बोलते हैं कि जो उसे मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, उन्हें मेंटली हार्म होता है, उन्हें इंजरी होती है, अपनी मेंटली इंजरी होती है, तो ये भी एक क्रूरलिटी में ही फॉल होता है। अगर हम यहाँ पर एक केस लॉ की बात करें, 2007 का ये केस लॉ है, समर घोष वर्सेस जया घोष। तो गाइस इस केस लॉ में ये बताया गया था कि जो क्रूरलिटी है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये ओपन किया, जो क्रूरलिटी है इसे एक हार्मफुल रिप्रोच, कंप्लेंट या फिर किसी पर एलिगेशन लगाना, जहाँ उसे बार बार किसी चीज़ को लेकर टॉन्ट करना, ये हमारे क्रूरलिटी में फॉल करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं डिजर्शन की। डिजर्शन का मीन्स होता है त्याग देना। मीन्स कोई भी जो भी जिसने पटिशन लगाई है, पटिशन कौन लगाएगा? अग्रीव्ड पार्टी। मान लो यहाँ पर हस्बैंड है, हस्बैंड ने क्या किया कि अपनी वाइफ को छोड़कर चला गया और बिना किसी रीज़न के, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज एंड विदाउट एनी कंसेंट, वो अपनी वाइफ को बिना बताए, बिना उसकी इच्छा के, बिना उसे किसी कारण के चला जाता है। और जो वाइफ है ये यहाँ पर अग्रीव्ड पार्टी है, तो वो चला जाता है और रीजनेबल, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज एंड द कंसेंट अगेंस्ट विश ऑफ सच पार्टी इंक्लूड्स अ विलफुल। मीन्स बिना किसी रीज़न के वो उसे छोड़कर चला जाता है, बिना किसी कारण के वो अब चला जाता है। तो यहाँ पर जो पटिशन है वो जहाँ पर जो पटिशनर है वो पटिशन लगा सकती है कोर्ट में अपनी डिवोर्स के लिए, अग्रीव्ड पार्टी पटिशन लगा सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो गाइज यहाँ पर बात हम करते हैं इस केस लॉ की। इसी में की केस लॉ है 2013 का ये केस है, मिसिज सरस्वती वर्सेस विनोद कुमार सुभाय। इसमें जस्टिस टी राजा ने, उन्होंने बोला था, मद्रास हाई कोर्ट के जो जस्टिस टी राजा थे उन्होंने ये चीज़ को ऑब्जर्व किया, जो वाइफ है वो मिसरेबली घर छोड़कर, अपनी मैरिटल होम को छोड़कर चली जाती है एंड फिर वो अपनी जो कंज्यूगल राइट्स है उसे रिकवर नहीं कर सकती, स्पेशली आफ्टर 7 ईयर। मीन्स जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को छोड़कर चली जाती है, अपने मैरिटल होम को छोड़कर चली जाती है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, और उसे गए 7 साल हो जाते हैं। यहाँ पर अगर हम क्रूरलिटी की बात करें वो हस्बैंड के साथ होती है, हस्बैंड के फेवर में जाती हैं। आई होप आपको इस केस के साथ इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि क्रूरलिटी का मीनिंग क्या है। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कन्वर्जन की, तो गाइस कन्वर्जन को ईजिली हमें नाम से पता चल रहा है कि कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट करना। मीनिंग ये है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में से, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, मान लो दोनों में से किसी ने भी विदाउट एनी कंसेंट अपनी स्पाउस की, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, ऐसे ही अपने धर्म को छोड़कर दूसरे रिलीजन को अडॉप्ट किया, तो जो भी अग्रीव्ड पार्टी है उनके पास ग्राउंड है कि वो कोर्ट में जाकर पटिशन लगा सकते हैं डिवोर्स के लिए। यहाँ पर हम बात करते हैं इंसैनिटी की। गाइस जो इंसैनिटी है, इंसैनिटी के मीन से पता चल रहा है मेंटली इलनेस। मेंटली इलनेस मीन्स आपको इंसैनिटी के अटैक आ रहे हैं अगेन, जब आप अनसाउंड माइंड हो तब भी आप इसमें फॉल करते हो इस ग्राउंड के ऊपर। तो गाइस यहाँ पर क्या है, जो रिस्पॉन्डेड है वाज मेंटली इल, मीन्स जो मान लो यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ है, मान लो जो वाइफ है वो मेंटली फिट नहीं है, उसे इंसैनिटी के अटैक आते हैं। तो जो जहाँ पर
हस्बैंड है ये पिटीशन लगाएगा कोर्ट में, एंड जो उसकी वाइफ है उसे ये कोर्ट में बताना पड़ेगा कि जो वाइफ है उस रिस्पोंडेंट के साथ में नहीं रह सकता, अपनी मैरिटल लाइफ को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, बट उसे कोर्ट में ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि शी इज़ अ मेंटल पर्सन, शी इज़ नॉट अ मेंटली फिट एंड फाइन, वो उसके साथ आगे अपनी मैरिटल लाइफ को कंटिन्यूज नहीं कर सकता। बट उसे ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी गाइस, जो उसकी वाइफ है वो कब से उसे ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। अगर तो उसकी मैरिज के एट द टाइम ऑफ द मैरिज तब तो वो चीज़ उसे एक ग्राउंड में मिल सकती है, बट अगर देखिए कि उसकी इन दोनों की मैरिज होगी, मैरिज को अभी 5 साल हो गए, मान लो 7 साल हो गए, उसके बाद उसे इंसैनिटी के अटैक आने स्टार्ट हो गए, तो अब हस्बैंड को या वाइफ दोनों में से किसी भी पर्सन को लगता है कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते बिकॉज शी इज़ अ सफरिंग फॉर मेंटल डिसऑर्डर, या फिर ही इज़ अ सफरिंग फॉर फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर, तो कोर्ट यहाँ पर इस चीज़ पर मेरे ख्याल से नहीं करेगी, बिकॉज ये बात हमारा जो सेक्शन 5 है उसमें ये मेंशन की गई है एट द टाइम ऑफ द मैरिज। ये आप सेक्शन 5 देखना, उसमें बात की गई है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो को आप बाद में देखोगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी सेक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो भी स्पाउस है वो अनसाउंड माइंड है, तो आपको एट द टाइम ऑफ द मैरिज देखना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको ये भी चीज़ बोलनी पड़ेगी कि जो भी आपका स्पाउस है वो आप उसके साथ नहीं रह सकते, इस ग्राउंड के बेस पर भी आप डिवोर्स की पिटीशन लगा सकते हो। तो इसमें भी अगर हम लेप्रोसी की बात करेंगे, जिसमें जो भी केस लॉ है हमने यहाँ पर लिख दिया, आप देख लेना। अगर हम लेप्रोसी की बात करें तो गाइज जहाँ पर हमारा लॉ कमीशन था जो इंडिया का, उन्होंने सजेस्ट किया लेजिस्लेशन को भी जो लेप्रोसी पेशेंट्स हैं उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेट होता है, दैट एज अ रीज़न, इस कारण के लिए इसी रीज़न से लेप्रोसी को रिपील्ड कर दिया गया। इंडियन पार्लियामेंट ने 13 फरवरी 2019 मीन्स 13 फरवरी 2019 को पर्सनल लॉ अमेंडमेंट बिल के थ्रू इस ग्राउंड को उन्होंने रिपील्ड कर दिया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी हम बात करते हैं वेनरल डिसीज़। वेनरल डिसीज़ एज ए लाइक जैसे कि एड्स वाली कंडीशंस होगी पर्सन की, मान लो कुछ एड्स है, जहाँ फिर उसे नॉर्मली हम बोल सकते हैं वेनरल डिसीज़ एज ए लाइक जैसे किसी का टच में आने से किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है, मान लो हस्बैंड एंड वाइफ है, उन्हें कुछ दोनों में से किसी भी एक को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो एक दूसरे के टच में आने से वो जो डिसीज़ है वो ज़्यादा बढ़ रही है और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में कि जो भी अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास राइट बनता है कि वो कोर्ट में जाकर अपनी पिटीशन फाइल कर सकती है इस ग्राउंड के बेस पर। गाइज अगर हम बात करें कि डिसीज़ की, तो गाइज वैसे तो अगर हम बात करें डिसीज़ की, अगर उसका कुछ ट्रीटमेंट होता है, पॉसिबिलिटी है तो ठीक है, अगर वो इम्पॉसिबल है कि उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो इस ग्राउंड के बेस पर भी वो कोर्ट में जाकर पिटीशन लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम केस लॉ देखें, श्रीमती मीता गुप्ता वर्सेस प्रबीर कुमार गुप्ता 1988 का ये केस लॉ है। यहाँ पर हमारी कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये ओपन किया, जो वेनरल डिसीज़ है उसमें डिवोर्स ले सकते हैं पार्टनर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मीन्स ये है कि इस कंडीशन के बेस पर वो डिनाई भी कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कि आपका जो स्पाउस है वो अभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी जो उसका ट्रीटमेंट है वो इम्पॉसिबल है, तो आप इस ग्राउंड के बेस पर डिवोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं रिनाउंसिएशन। गाइज इसका मीन्स होता है कि आप सन्यासी बन जाते हो। नॉर्मली मैं आपको नॉर्मली लैंग्वेज में बताती हूँ कि आप एक मान लो कि आपने घर गृहस्थी छोड़ दिया, आपने जो भी वर्ल्डली थिंग्स थी आपने वो छोड़ दी, समाज की जो भी सोसाइटी की जो भी चीज़ें थी वो आपने छोड़ दी, आप सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बन जाते हो। तो वहाँ पर क्या है कि जो आपका जो भी हस्बैंड है या वाइफ है, दोनों में से कोई भी पार्टी ऐसा कुछ करती है, तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो पीछे रह गया पर्सन है, उसके पास राइट बनता है कि वो आगे अपनी मैरिज को
कंटिन्यू आगे फर्दर कर सकता है, वो आगे रीमैरिज कर सकता है, ये भी उसका राइट बनता है। बिकॉज एक पर्सन का माइंड नहीं है, उसका इंट्यूजन से माइंड नहीं है, तो वो उसके पास राइट बनता है कि हाँ वो अपना मैरिज को आगे जो अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ भी अंडरस्टैंड होगी। आगे हम बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। गाइस अगर हम यहाँ पर बात करें प्रिजम्पशन ऑफ डेथ मीन्स दोनों में से कोई भी पार्टी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी पार्टी वो चली जाती है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, जहाँ फिर कहीं भी उन्हें लास्ट 7 ईयर हो गए, उन्हें 7 साल हो गए कि उनके बारे में किसी भी पर्सन ने, किसी भी नेबर ने, रिलेटिव्स ने, जहाँ किसी भी एनीवन किसी भी पर्सन ने उनके बारे में कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं उनके बारे में देखा, जहाँ उन्होंने कभी उस पर्सन को देखा ही नहीं कि वो कहाँ पर चला गया, तो उसे एज ए प्रज्यूम उसे क्या किया जाएगा, उसे डेथ प्रज्यूम किया जाएगा कि वो पर्सन की डेथ हो गई है। अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की, इसमें भी ये है कि आपको इसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है वो कहीं चला जाता है बिना किसी को बताए, बिना किसी को पता लगे भी क्या कर रहा है या कहाँ पर है, उसे 7 साल हो गए, 7 साल से उसने उसके बारे में किसी ने नहीं सुना, किसी को कुछ नहीं पता, और वो कहाँ पर है किसी को कुछ पता ही नहीं, तो उसे एज ए प्रिज्यूम डेथ माना जाएगा कि वो पर्सन की डेथ हो गई है। और जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके पास राइट बनता है कि इस ग्राउंड के बेस पर वो कोर्ट में जाकर अपनी डिवोर्स की डिक्री ले सकती है एंड आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकती है। तो आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं, हमारे टेबल में कुछ ग्राउंड थी जो हमने बोला था कि हम आपको बताएंगे। गाइज ये देखिए, ये थी 4 ग्राउंड जो डील करती है वाइफ के लिए। ये स्पेशल ग्राउंड्स जो हैं ये हमारी वाइफ के ऊपर ही एप्लीकेबल होती हैं। वाइफ के पास राइट बनता है कि इन ग्राउंड के ऊपर वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बाइगैमी की। गाइस जो बाइगैमी का मीनिंग है कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज मीन्स ये दोनों की मैरिज हुई, मैरिज के टाइम पर हस्बैंड उसकी मैरिज नहीं होनी चाहिए, सिंगल स्टेटस होना चाहिए। जहाँ इसकी मैरिज हो चुकी है तो हस्बैंड ने दोबारा शादी नहीं कर सकता। ये अगर उसमें दोबारा सेकंड मैरिज करता है तो जो 494 हमारे आईपीसी में भी ये इसकी जो पनिशेबल है वो आईपीसी में मेंशन है 494 में। तो इस ग्राउंड के बेस पर भी वाइफ के पास राइट है कि वो अपना डिवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडमी एंड बेस्टैलिटी मीन्स जो हस्बैंड है वो गिल्टी पाया गया है इन ग्राउंड के ऊपर, तो अब वाइफ के पास राइट बनता है कि वो उस अपने कोर्ट में जाकर अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकती है, अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। इसका मीनिंग ये है कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें दोनों की मैरिज होगी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो हस्बैंड है 2-3 साल के बाद उसे पता चला कि उसके हस्बैंड ने, मान लो कि इन दोनों की मैरिज होगी, इन मैरिज को आफ्टर 4 ईयर हो गई, 4th ईयर के बाद जो हस्बैंड है उसने किसी लड़की का रेप कर दिया, चाहे छोटी बच्ची का कर दिया, तो वाइफ को पता चलता है कि उसका हस्बैंड इस ग्राउंड में फॉल करता है, तो जो वाइफ है इसके पास राइट बनता है कि ये इस ग्राउंड के बेस पर डिवोर्स ले सकती है। अगर हम बात करें डिक्री और ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, अगर वाइफ को हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं करता तो वो सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंडर भी मेंटेनेंस ले सकती है। एंड अगर हम बात करें सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की हमारे, तो गाइज यहाँ पर है कि अगर जो वाइफ है अगर उसकी कम एज में, माइनर एज में उसकी मैरिज हो गई है तो उसके पास राइट बनता है, जो हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें भी ये प्रोविज़न है कि उसके पास मीन्स राइट बनता है लड़की के पास कि अगर वो 18 साल की हो जाती है उसके बाद उसके पास 2 साल का टाइम है, 18 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक उसके पास राइट बनता है कि वो अपनी मैरिज को टर्मिनेट कर सकती है, डिवोर्स ले सकती है। टर्मिनेट मीन्स नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है।
तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज हमारी ये दोनों रेमेडीज़ की, तो ये है हमारा, पहले हम बात करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ दोनों में से कोई भी पार्टी विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, हस्बैंड, मान लो वाइफ है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, मान लो वाइफ है, मैरिज के बाद मान लो कि मैं अभी उसे कुछ टाइम हुआ था मैरिज को, तो मैरिज के बाद ही वो अपने मायके में जाकर रहना स्टार्ट कर देती है। ये नहीं कि ये चीज़ वाइफ के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है, ये दोनों पार्टीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है। दोनों में से कोई भी पर्सन अपने मान लो कि मायके में जाके रहना स्टार्ट कर देती है, जो लड़की है, तो उसे 1 साल हो गया, लड़के ने बहुत सारे एफर्ट्स किए बट जो वाइफ है वो वापस घर पर नहीं आ रही। जो लड़का है, अब जो हस्बैंड है, वह कोर्ट में जाकर अपनी कंजुगल राइट्स के लिए पिटीशन लगा सकता है कोर्ट में। अगर कोर्ट इससे सेटिस्फाइड हो जाती है तो वाइफ को ऑर्डर होंगे कि आप अपने दोबारा वापस अपने मैरिटल होम में जाओ। अगर नहीं तो इस ग्राउंड के बेस पर, अगर वाइफ नहीं चाहती वापस घर जाना, तो अगर उसके विदाउट एनी रीजनेबल कॉज गई है तो फिर हस्बैंड को डिवोर्स की डिक्री मिल जाएगी। अगर उसके पास रीज़न है तो वो कोर्ट में बता सकती है। इस पर भी हमने एक डिटेल में वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लेना। रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन मीन्स जुडिशियल सेपरेशन। इसमें क्या होता है कि अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के पास राइट बनता है कि मान लीजिए जो भी हमने आपको पहले भी बताया था, जो हमारा सेक्शन 10 है जुडिशियल सेपरेशन एंड हमारा सेक्शन 13, इसकी ग्राउंड सेम है। इन्हीं ग्राउंड्स के बेस पर अगर आपको लगता है कि हाँ अभी हमें सिर्फ एक टाइम चाहिए, तो जुडिशियल सेपरेशन का मीन्स होता है कि कोर्ट आपको लीगली अलग कर देती है, सेपरेट कर देती है, बट आपकी जो कोहैबिटेशन है वो आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आप एक दूसरे से अलग रहते हो बट आपके पास मैरिज आपकी अभी भी एग्जिस्टेंस में होती है। तो आई होप आपको ये वाला सेक्शन इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है, अगर आपको लगता है कि हमें कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ आपने हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।